ये है सऊदी अरब। एरिया के लिहाज से दुनिया का 13वां सबसे बड़ा कंट्री, जिसमें करीबन 4 करोड़ लोग रहते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये 4 करोड़ लोग एक ऐसे अजीब पैटर्न में रहते हैं जिसकी मिसाल आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। सऊदी अरब की 80% पॉपुलेशन इन 2 कलर्ड लाइंस में सिमटी हुई है। एक तरफ ये ब्लू लाइन है जो रेड सी के साथ साथ पूरी वेस्टर्न कोस्ट लाइन को कवर करती है। दूसरी तरफ ये येलो लाइन है जो पर्शियन गल्फ से शुरू होकर सऊदी अरब के सेंटर से होते हुए वेस्टर्न कोस्ट लाइन तक जाती है। लेकिन इन 2 कलर्ड एरियाज के अलावा पूरा सऊदी अरब लगभग खाली है। और ये बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब हम जानते हैं कि येलो लाइन का एरिया तो बस हाल ही में आबाद हुआ है। हजारों सालों तक सऊदी अरब का 90% हिस्सा पूरी तरह खाली रहा है। अब सवाल उठता है, आखिर सऊदी अरब का ये यूनिक पॉपुलेशन पैटर्न क्यों है? क्या इसकी वजह जियोग्राफी है या हिस्ट्री? आइए इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब की जियोग्राफी की। इसका एरिया इतना बड़ा है कि पूरा यूरोप इसमें समा जाए। लेकिन इंटरेस्टिंगली इतने बड़े एरिया में केवल 4 करोड़ लोग हैं और ये 4 करोड़ की पॉपुलेशन भी सऊदी अरब में पिछले कुछ दशकों में ही इंक्रीज हुई है। 1970 में सऊदी अरब की पॉपुलेशन सिर्फ 61 लाख थी और आज 2025 में ये करीब 4 करोड़ तक पहुंच गई है। जी हाँ, पिछले 50 सालों में सऊदी अरब की जनसंख्या में 3.25 करोड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ इन 50 सालों में और इससे पहले सऊदी अरब की जनसंख्या इतनी कम क्यों थी? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है सऊदी अरब की हार्श ज्योग्राफी। अगर आप सऊदी अरब का मैप देखें तो आपको चारों तरफ बड़े बड़े डिजर्ट्स नजर आएंगे। नॉर्दर्न साइड पर जॉर्डन और इराक के बॉर्डर पर अल नफूद डेजर्ट है और सदर्न साइड पर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक रेगिस्तान है जिसे अरबी में रब अल खाली और इंग्लिश में द एम्प्टी क्वार्टर कहते हैं। अगर आप गूगल मैप्स पर इस एरिया को देखें तो आपको समझ आएगा कि इसे एम्प्टी क्वार्टर क्यों कहा जाता है। इस पूरे रीजन में कोई रोड, रेल या बस्तियां नहीं दिखेंगी। इसकी वजह है कि इस रेगिस्तान में इतने बड़े और खतरनाक रेत के तूफान आते हैं जितने हमारी पूरी दुनिया में कहीं और नहीं आते। गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। वहीं सर्दियों में ये इतना ठंडा हो जाता है कि टेम्परेचर -7 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ऐसी हार्श कंडीशंस की वजह से सऊदी अरब का सेंट्रल, नॉर्दर्न और सदर्न रीजन हजारों सालों तक खाली रहा और यही वजह है कि इन एरियाज में ट्रेड भी बहुत मुश्किल था। सऊदी अरब के पड़ोसी कंट्रीज जैसे कि जॉर्डन, इराक, ओमान, सबके बॉर्डर सऊदी अरब से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस डिजर्ट की वजह से सेंचुरीज तक इन देशों के बीच ट्रेड और मूवमेंट बेहद चैलेंजिंग रहा। अगर आप ओमान को देखें तो ऐसा लगता है मानो ये पूरा कंट्री डिजर्ट से लॉक हो गया हो। मतलब आगे समुद्र हैं और पीछे खतरनाक डिजर्ट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 20वीं सदी से पहले इस डिजर्ट को पार करने का कोई सोच भी नहीं सकता था। 1931 में पहली बार एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर मार्क एवंस ने लोकल अरबियों के साथ मिलकर 60 दिनों में इस रेगिस्तान को पार किया और फिर 2018 में पहली बार यहाँ एक हाईवे बनाई गई जो ओमान को सऊदी अरब से जोड़ती है। इससे पहले अगर किसी को बिना एयर ट्रैवल के सऊदी अरब से ओमान जाना होता तो उन्हें यूएई के थ्रू 18 घंटे की लंबी ड्राइव करनी पड़ती थी। ये हाईवे न सिर्फ 2 देशों को जोड़ती है बल्कि सऊदी अरब की हार्श ज्योग्राफी की एक मिसाल भी है। सऊदी अरब की ज्योग्राफी का दूसरा इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है जिसमें एक भी परमानेंट रिवर नहीं है। और सिर्फ सऊदी अरब ही क्यों, पूरे गल्फ रीजन में यानी कि यमन, ओमान, यूएई, कटार, बहरीन और कुवैत में भी कोई नदी नहीं है। अब ये सुनकर आपको लगेगा कि इस रीजन में पानी की कमी होगी, लेकिन अरेबियन पेनिनसुला में सबसे ज्यादा बारिश सऊदी अरब और यमन की वेस्टर्न कोस्ट लाइन पर होती है और यही वजह है कि यमन की पॉपुलेशन ओमान, यूएई और बाकी गल्फ कंट्रीज से काफी ज्यादा है। यही पॉपुलेशन पैटर्न आज के समय में सऊदी अरब पर काफी इम्पैक्ट डाल रहा है। यमनी सिविल वॉर का असर सबसे ज्यादा सऊदी अरब पर पड़ता है। ओमान और यमन के बीच तो रब अल खाली डिजर्ट है जहां कोई भी आबादी नहीं है, लेकिन सऊदी अरब के सबसे पॉपुलेटेड एरियाज जैसे जदा और रियाद यमन के पॉपुलेटेड सिटीज के बिल्कुल करीब हैं। इसी वजह से हूथी रेबल्स अक्सर सऊदी अरब को मिसाइल अटैक से थ्रेटन करते रहते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सऊदी अरब के सारे बड़े शहर जैसे कि मक्का, मदीना, जदा और रियाद सब इस हाई पॉपुलेशन सर्कल से बाहर लोकेटेड है। मक्का और मदीना की लोकेशन हजारों साल की रिलीजियस हिस्ट्री से जुड़ी है।
अगर आप सऊदी अरब के सबसे मशहूर शहरों जेद्दा और मक्का को देखें तो ये एक दूसरे से काफी करीब हैं। इनकी लोकेशन मेडिटेरेनियन सी, गल्फ ऑफ एडन, पर्शियन गल्फ और रूब अल खाली से लगभग इक्वल डिस्टेंस पर है। और इसी स्ट्रैटेजिक लोकेशन का मतलब ये था कि हजारों सालों से इंडिया, ईरान, ईस्ट अफ्रीका और इजिप्ट से आने वाले ट्रेडर्स के लिए इन शहरों को अवॉइड करना लगभग नामुमकिन था। स्टीम शिप्स और सुएज कनाल बनने से पहले इजिप्ट से लेकर इंडिया तक का जमीनी और समुद्री ट्रेड इसी रूट से होता था और इसी वजह से मक्का, मदीना और जेद्दा न सिर्फ धार्मिक बल्कि इकोनॉमिक फोकल पॉइंट्स भी बन गए। इनका प्रभाव अरब दुनिया के इतिहास में हमेशा से खास रहा है। अगर आप मैप को जूम इन करें तो मक्का के नॉर्थ में सारा पहाड़ी इलाका है। ये पहाड़ मक्का की प्राकृतिक सुरक्षा के लिए भी जाने जाते हैं। और अगर आप मक्का से थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएं तो आपको तईफ मिलेगा, अ ब्यूटीफुल सिटी जिसे हर तरफ ग्रीनरी और ठंडे मौसम के लिए जाना जाता है। ताइफ को पुराने वक्तों में कुरैश के बड़े सरदारों और अमीरों का पसंदीदा हिल स्टेशन माना जाता था। गर्मियों में मक्का की गर्मी से बचने के लिए ये लोग यहीं समय बिताते थे। लेकिन जैसे ही आप ताइफ से आगे बढ़ते हैं आपको एकदम फ्लैट रेगिस्तान दिखाई देगा। ये सारा इलाका आज भी बारिश की कमी से जूझ रहा है और यही वजह है कि हजारों सालों से इस रीजन में ज्यादा आबादी नहीं रही। सिर्फ रियाद के आसपास के कुछ हिस्सों में ही बंजर जमीन पर अरबों की छोटी छोटी बस्तियां थीं। यह सिचुएशन 20वीं सदी की शुरुआत तक ऐसी ही रही। 1900 में सऊदी अरब की पॉपुलेशन सिर्फ 25 लाख थी और इसमें से 99% लोग सऊदी अरब की वेस्टर्न कोस्ट लाइन में रहते थे। लेकिन फिर 1930 के बाद सऊदी अरब का पॉपुलेशन पैटर्न बदलने लगा। 1932 में रियाद की अल सऊद फैमिली ने सऊदी अरब का कंट्रोल ले लिया और इसे देश का कैपिटल डिक्लेयर कर दिया। अब सवाल ये है कि आखिर रियाद को ही कैपिटल क्यों बनाया गया? क्या ये सिर्फ इसलिए था कि अल सऊद फैमिली का ताल्लुक रियाद से था या इसके पीछे कुछ और बड़ा रीजन था? असल में मक्का और मदीना को कैपिटल बनाने का ऑप्शन नहीं था क्योंकि वहाँ नॉन मुस्लिम्स का जाना अलाउड नहीं है और चूंकि एक देश के कैपिटल में फॉरेन डेलीगेट्स, एम्बेसडर्स और वर्ल्ड लीडर्स का आना जाना होता है, सऊदी अरब के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस मेंटेन करना मुश्किल हो जाता। इसलिए रियाद को चुना गया। फिर 1938 में रियाद के पास बड़े ऑयल रिजर्व्स खोजे गए। यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने सऊदी अरब की तकदीर बदल दी। 1970 तक सऊदी अरब दुनिया की 15% ऑयल सप्लाई कर रहा था। बिलियंस ऑफ डॉलर्स इकोनॉमी में आने लगे और इसके साथ साथ देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉपुलेशन पैटर्न भी बदलने लगा। जहां 1920 से पहले सऊदी अरब की ईस्टर्न कोस्ट लाइन पर चंद 100 लोग ही रहते थे, वहां अब ऑयल इंडस्ट्री का हब बन गया। आज ये शहर जैसे दमाम, अल खोबार और अल जुबैल स्टेट ऑफ द आर्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज बन चुके हैं। इन शहरों में 20 लाख लोग रहते हैं और ये सब पिछले 40 से 50 सालों में हुआ है। 1970 के बाद सऊदी अरब दुनिया की सबसे बड़ी वेलफेयर स्टेट बन गया। यहाँ किसी पर कोई टैक्स नहीं था। एजुकेशन, बिजली, पानी, पेट्रोल और यहाँ तक कि घर देना भी सरकार की जिम्मेदारी थी। सऊदी नेशनल्स को इतनी सुविधाएं मिल रही थीं कि उन्हें नौकरी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। यहीं से सऊदी अरब की इकॉनमी में एक गैप पैदा हुआ। जॉब्स तो थीं, लेकिन लोकल्स उन्हें करना नहीं चाहते थे। इस गैप को फिल करने के लिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया और इजिप्ट से हजारों वर्कर्स को बुलाया गया। ये लोग कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और सर्विस इंडस्ट्रीज में काम करने लगे। इसके बाद अगले 30 सालों में सऊदी अरब की इकोनॉमी और पॉपुलेशन लिटरली एक्सप्लोड हो गई। आज के रियाद और जेद्दा, जो कभी झोपड़ियों और टूटी सड़कों के शहर थे, अब दुनिया के सबसे मॉडर्न मेट्रोपॉलिटन सिटीज में से एक हैं। लेकिन यही शहर जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके बसाए गए थे, अब सऊदी अरब के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं। 1980 में सऊदी ने अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स खोजे और आर्टिफिशियल एक्वाइफर्स बनाए, लेकिन बारिश न होने और एक्सेसिव कंजम्पशन की वजह से ये वाटर रिजर्व्स अब सूखते जा रहे हैं। पूरे सऊदी अरब में सिर्फ 0.5% जमीन खेती के लिए यूजेबल है। इसका मतलब है कि सऊदी अरब अपनी फूड सप्लाई के लिए पूरी तरह इंपोर्ट्स पर निर्भर है। सऊदी अरब की कुल जमीन का 99.5% हिस्सा खेती के लायक नहीं है और यही वजह है कि सऊदी अरब को अपना ज्यादातर खाना बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन 1980 और 90 के दशक में सऊदी सरकार ने फैसला किया कि देश को फूड इंपोर्ट्स पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसके लिए किसानों को
हेवी सब्सिडीज और आर्टिफिशियल पानी की सप्लाई दी गई। इससे सऊदी अरब में आर्टिफिशियल फार्मलैंड्स तैयार हुए और कुछ समय के लिए देश को फूड सिक्योरिटी में बड़ी कामयाबी भी मिली। लेकिन ये सक्सेस सस्टेनेबल नहीं थी, क्योंकि इन फार्मलैंड्स का पानी अंडरग्राउंड आर्टिफिशियल एक्विफर्स से आ रहा था। 2010 तक इन एक्विफर्स का 80% पानी खत्म हो चुका था। साइंटिस्ट ने वार्निंग दे दी कि 2030 तक ये एक्विफर्स पूरी तरह सूख जाएंगे। इसीलिए सऊदी सरकार को यह प्रोजेक्ट रोकना पड़ा और ज्यादा पानी लेने वाली क्रॉप्स जैसे राइस और वीट उगाना बंद कर दिया। इस पानी की समस्या का सोल्यूशन निकालने के लिए सऊदी अरब ने डिसैलिनेशन प्लांट्स पर फोकस किया। आज सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े डिसैलिनेशन प्लांट्स ऑपरेट करता है। पर्शियन गल्फ के साथ इन प्लांट्स में समुद्र के खारे पानी को साफ किया जाता है और फिर इसे रियाद, दमाम और अन्य ईस्टर्न सिटीज तक पहुंचाया जाता है। इसी तरह वेस्टर्न कोस्टलाइन पर भी 12 डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाए गए हैं, जो मक्का, जेद्दा और आसपास के शहरों तक साफ पानी की सप्लाई देते हैं। ये एक अनबिलीवेबल काम है, लेकिन इसका बड़ा खर्चा सऊदी अरब के ऑयल रेवेन्यूज पर डिपेंड है, क्योंकि इन डिसैलिनेशन प्लांट्स को चलाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। इसी वजह से किंग मोहम्मद बिन सलमान अब सऊदी अरब की इकोनॉमी को ऑयल से डाइवर्सिफाई करने पर जोर दे रहे हैं, ताकि फ्यूचर में सऊदी अरब की ऑयल पर डिपेंडेंस कम हो सके। आजकल दुनिया फ्यूल से इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट की तरफ बढ़ रही है और जैसे ही यह बदलाव पूरा होगा, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। सऊदी अरब के नेताओं ने जिस तरह रियाद और दूसरे शहरों को ट्रांसफॉर्म किया, अपने लोगों को आसानी दी, वो वाकई अनबिलीवेबल है। वहीं दूसरी ओर हम जिस नेचुरल रिसोर्सेज और बेस्ट जियोग्राफी में रहते हैं, जहां बर्फ से लेकर रेगिस्तान तक सब कुछ है, फिर भी गरीबी और भूख का सामना कर रहे हैं। शायद इसलिए कि हमें ऐसी विजनरी लीडरशिप नहीं मिल पाई। उम्मीद है कि अब हमें भी ऐसी लीडरशिप मिले जो हमें आगे बढ़ा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए शायद ये एक छोटी सी बात हो, लेकिन हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। हमारे साथ जुड़े रहें और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।